दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। पहला है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है, ये कथन किसका है। तो आप जानते हैं कि जब आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन या राजनीति विज्ञान विषय का शुरुआती चैप्टर पढ़ते हैं तो ये परिभाषाओं का जो अर्थ परिभाषा क्षेत्र और महत्व का चैप्टर है उसमें सबसे आसान परिभाषा है जो कि गार्नर द्वारा दी गई है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्नर का कथन है। दोस्तों, गार्नर ने राज्य का अध्ययन ही राजनीति शास्त्र का एकमात्र विषय बताया है। उसका कहना है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है, ये कथन किसका है। गेटिस, लिकाक, गार्नर या पॉल जेनेट। तो सही उत्तर लिकाक। दोस्तों, लिकाक जो है वो राजनीति विज्ञान को सरकार से संबंधित अध्ययन मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कूटनीतिज्ञ ने राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा है। ऑप्शन है कामंदक, शुक्राचार्य, विदुर या चाणक्य। तो सही उत्तर चाणक्य, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, चाणक्य की कृति जो है वो अर्थशास्त्र है। ये शासन कला और कूटनीति से संबंधित प्राचीन भारतीय जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है और चाणक्य ने जो है राजनीति शास्त्र को अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र मानव के किस पक्ष को संचालित करता है। दार्शनिक, आर्थिक, राजनीतिक या भौगोलिक। तो सही उत्तर दोस्तों राजनीति शास्त्र मानव के राजनीतिक पक्ष को संचालित करता है। गैटेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान अतीतकालीन, आधुनिक और भावी रूप का राजनीतिक संगठन का, राजनीतिक कार्यक्रम का, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र की मान्यताओं को व्यवहारवादी क्रांति ने कब आंदोलित किया था। ऑप्शन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1960 के दशक में या 1990 के दशक में। तो सही उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दोस्तों, राजनीति शास्त्र की मान्यताएं लोकहित की कसौटी पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गलत सिद्ध हो गईं। पुनः दोबारा ये पौराणिक राजनीतिक मान्यताएं 1939 से 45 में लोकहित की कसौटी पर सही साबित नहीं हो पाईं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारिक क्रांति के आलोक में राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। तो व्यवहारवादी क्रांति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति शास्त्र में ढांचा के अध्ययन या स्ट्रक्चर के अध्ययन को कहाँ तक बढ़ाया था। ऑप्शन है प्रक्रिया के अध्ययन तक, नैतिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक, आर्थिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक या राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन तक। तो सही उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान में जो है प्रक्रिया के अध्ययन तक ढांचा के अध्ययन को बढ़ाया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य विहीन समाज या स्टेटलेस सोसाइटी का अर्थ क्या है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, राज्य विहीन या स्टेटलेस सोसाइटी ऐसी है, ऐसा समाज जिसमें सामाजिकता, व्यवस्था, वैधानिकता, बल प्रयोग आदि के लक्षण हैं और इससे कार्य संपादन होता है किंतु राज्य नहीं है। तो राज्य विहीन समाज में राज्य के न होने की जो है कल्पना की जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक परिभाषा है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, ये कथन किसका है। ऑप्शन है कैटलिन, लासवेल, मार्गेनथाउ या रॉबर्ट डेहल। तो सही उत्तर ये परिभाषा कैटलिन का है।
दोस्तों आप जान लीजिए कि आज सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन शक्ति के संदर्भ में किया जा रहा है और यही कारण है कि शक्ति की अवधारणा इतिहास के जो है इतिहास में राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और कैटलिन एक विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र को नीति विज्ञान किसने माना है? ईस्टन, लासवेल, मार्गेनथाउ या डेहल ने? तो सही उत्तर लासवेल ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखिए, सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन का आवश्यक विषय क्या है? सामाजिक शास्त्र या जो सोशल साइंसेज हैं, सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का आवश्यक विषय क्या है? राजनीति का अध्ययन, नैतिकता का अध्ययन, समाज का अध्ययन या तीनों का अध्ययन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सोशल साइंसेज के अध्ययन का आवश्यक विषय समाज का अध्ययन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य नागरिकों को सच्चरित्र तथा सदाचारी बनाना है, ये कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, ग्रीन का या हेगेल का? तो सही उत्तर ये प्लेटो का कथन है। राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य नागरिकों को सच्चरित्र और सदाचारी बनाना है, ये जो है प्लेटो का कथन है। और प्लेटो अपने गुरु जो सुकरात थे उनके इस कथन का समर्थन करता है कि सद्गुण ही ज्ञान है। अगला है, किसी देश की विदेश नीति उस देश के भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, ये कथन किसका है? नेपोलियन, हिटलर, मॉन्टेस्क्यू या लावेल? तो सही उत्तर ये कथन नेपोलियन का है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों नेपोलियन का कथन है कि किसी देश की विदेश नीति उस देश के भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। मनुष्य के चरित्र, राष्ट्रीय जीवन और राजनीतिक संस्थाओं पर भूगोल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अरस्तु ने सबसे पहले स्पष्ट किया था कि भूगोल के ज्ञान के बिना राजनीति के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, आसान सी परिभाषा है कि राज्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए उत्पन्न हुआ है और अच्छे जीवन के लिए ही कायम है, ये किसने कहा है? गार्नर, कोल, अरस्तु या फिर मैकियावेली ने? तो सही उत्तर ये अरस्तु की राज्य की परिभाषा है। दोस्तों अरस्तु ने राज्य की आवश्यकता के बारे में कहा है कि राज्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के लिए उत्पन्न हुआ है और सद्जीवन या अच्छे जीवन के लिए ये बना हुआ है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की है? तो जब आप प्लेटो चैप्टर पढ़ते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में, तो याद आप कर लीजिए कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या न तो बहुत अधिक न तो बहुत कम माना है और उसका कहना है कि राज्य की जनसंख्या जो है 5040 होनी चाहिए। रूसो के मुताबिक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। तो रूसो आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 तक होनी चाहिए ऐसा मानते हैं। अगला प्रश्न है, एक राज्य तभी राज्य बन सकता है जब? ऑप्शन देखिए, यूएनओ के अधिकांश सदस्य उसे मान्यता दे दें, सभी राज्य उसे मान्यता दे दें, कम से कम 10 संप्रभु राज्य मान्यता दे दें या महाशक्तियाँ इसे मान्यता दे दें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों एक राज्य तभी राज्य बन सकता है जब सभी राज्य उसे मान्यता दे दें। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और राज्य, दोस्तों राज्य के आवश्यक तत्व आप जानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। और इसमें जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना संप्रभुता के कोई राज्य जो है वो प्राणहीन या निष्प्राण होता है। अगला प्रश्न है, राज्य की सदस्यता होती है कैसी? आवश्यक, ऐच्छिक, अनावश्यक या अवांछनीय? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो आप जानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए, ऑप्शन बी, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कथन ये है कि व्यक्ति को राज्य के प्रति वफादार रहना पड़ता है।
दूसरा कथन है व्यक्ति राज्य के प्रति वफादार रह सकता है किंतु उसे सरकार के प्रति वफादार रहना पड़ता है। तीसरा है व्यक्ति को संसद के प्रति वफादार रहना पड़ता है। और चौथा है व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के प्रति वफादार रहना पड़ता है। तो सही उत्तर है व्यक्ति को राज्य के प्रति वफादार रहना पड़ता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरस्तु के अनुसार राज्य है एक। तो ऑप्शन है दैवी संस्था, कृत्रिम संस्था, शक्ति द्वारा निर्मित संस्था या प्राकृतिक संस्था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था माना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राज्य की भूमि के अंतर्गत शामिल है क्या? जमीन, भूमि और समुद्र, भूमि, नदी और पहाड़ या भूमि, क्षेत्रीय जल और नभ। तो सही उत्तर आप जान लीजिए राज्य की भूमि के अंतर्गत भूमि, क्षेत्रीय जल और नभ यानी आकाशीय विस्तार, ये तीनों शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा था कि राज्य परिवार का विस्तार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राज्य जो है परिवार का विस्तार है। कई परिवार मिलकर जो है ग्राम बनाते हैं, कई ग्राम मिलकर राज्य का विकास करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि पहले समाज के अंतर्गत एक से अधिक मनुष्यों का एक हानि लाभ के अंतर्गत जीवन बसर करना और एक परिवार था। जब कई परिवार एक साथ मिलकर रहने लगे तो राज्य का विकास होता है। अगला है इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है। राज्य व्यक्ति से पहले की संस्था है, राज्य समाज से पहले की संस्था है, समाज राज्य से पहले की अवस्था है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इनमें से सही है कि समाज जो है वो राज्य से पहले की अवस्था है। समाज का निर्माण जो है व्यक्ति के सामाजिक संबंधों के आधार पर होता है, जबकि राज्य राजनीतिक संबंधों की परिणति है। तो याद रखिएगा समाज जो है वो राज्य से पहले की अवस्था है। अगला प्रश्न है किसने राज्य की परिभाषा दी है? निक्सन, अरस्तु, बर्गेस या हाबहाउस ने। तो सही उत्तर अरस्तु ने। राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य जो है आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। तो सही उत्तर अरस्तु। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा राज्य होता है? अधार्मिक, धर्म विरोधी, धर्म सहित या जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो। तो आप जान लीजिए धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होता है जो धर्म से विरत या धर्म विरोधी या किसी विशेष धर्म के पक्षधर हों, ये सब सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जिसका अपना कोई धर्म न हो और यही धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर स्टेट की परिभाषा है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पॉपुलेशन मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड ए गवर्निंग बॉडी एंड ए नंबर ऑफ पर्सन टू बी गवर्नड एंड ऑफ कोर्स सफिशिएंट टू सपोर्ट ए स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है लास्की, गार्नर, ब्लंटस्ली या लिकाक। सही उत्तर ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास सक्षम नहीं है क्योंकि। ऑप्शन है इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, इतिहास वर्णनात्मक है, इतिहास आदर्शात्मक है या समाज को सभ्य अवस्था प्राप्त करने और राजनीतिक ढंग से सुसंगठित हो जाने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। तो सही उत्तर राज्य की उत्पत्ति से संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि समाज को सभ्य अवस्था प्राप्त करने और राजनीतिक ढंग से सुसंगठित हो जाने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है देखिए राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों द्वारा दिए गए विचार व्यवहारिक हैं, आदर्शात्मक हैं, काल्पनिक हैं या यथार्थ हैं, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत प्राचीन काल से आज तक एक आदर्श के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि
स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल लोगों में सजगता लाने के ध्येय से इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। जब लोग धर्म भीरू थे, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते थे, तब दैवी सिद्धांत की सार्थकता बताकर राजाओं ने अत्याचार करना शुरू किया। तो समझौता सिद्धांत, जब शक्ति की प्रधानता थी तो शक्ति सिद्धांत, फिर विकासवादी सिद्धांत लोगों को वास्तविकता की जानकारी के लिए। तो सभी सिद्धांत उपयोगी हैं और आदर्शात्मक हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांगी, दयनीय, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। इस विचार का समर्थन ऐसी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किस विचारक ने किया है? तो सही उत्तर हाब्स ने। दोस्तों, हाब्स, लॉक और रूसो समझौतावादी विचारक हैं। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए हाब्स ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकांगी, दयनीय, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। हाब्स का कथन है। अगला प्रश्न है, सरकार शासितों की सहमति पर आधारित है। ये कथन किसका है? हाब्स का, लॉक का, रूसो का या मॉन्टेस्क्यू का? तो सही उत्तर ये लॉक का कथन है। दोस्तों, सरकार जो है शासितों की सहमति पर आधारित है, ये जॉन लॉक का कथन है। अगला प्रश्न है, रूसो के विचारों का अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? फ्रांस की क्रांति पर, इंग्लैंड की शानदार क्रांति पर, इंग्लैंड के गृह युद्ध पर या हीगल के राजनीतिक दर्शन पर? तो सही उत्तर रूसो के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा था। दोस्तों, आप जान लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूसो जो है इसके विचारों का फ्रांस की क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अगला है, रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? आपको बताना है। लेवियाथन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटिक्स या दास कैपिटल? तो आप जानते हैं कि रूसो ने सामाजिक समझौते का वर्णन अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। अगला प्रश्न है, रूसो ने समझौता सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार के शासन तंत्र का समर्थन किया? कुलीन तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र या वैधानिक तंत्र? तो सही उत्तर प्रजातंत्र हो जाएगा। लोकप्रिय संप्रभुता। दोस्तों, रूसो स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर का रहने वाला था। उसकी जो अवधि है 1712 से 1778 है। वो एक घड़ी साज का बेटा था। एक आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के बाद उसके जीवन में बदलाव आया, वरना वो एक आवारा था। रूसो ने समझौता सिद्धांत के द्वारा प्रजातंत्र शासन, उसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया और फ्रांस की राज्य क्रांति को प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, रूसो के मुताबिक प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप कैसा था? तो सही उत्तर है, रूसो के मुताबिक जो प्राकृतिक अवस्था थी वो आदर्श बर्बर की अवस्था थी। आदर्श बर्बर की अवस्था मनुष्य की थी। प्राकृतिक अवस्था परमानंद तथा सुख की अवस्था थी। जीवन जो है स्वावलंबी था। जीवन और व्यक्तिक संपत्ति न होने से विषमता का अभाव था। प्राकृतिक नियम का आधार जो है सहज भावना से और अनुभूति से पैदा होने वाली सामाजिकता थी। प्राकृतिक अवस्था में लोगों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, स्वेच्छा से इनका उपभोग करते थे। निजी संपत्ति के निर्माण ने सामाजिक विषमता और भेदभाव को पैदा किया था। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार। आप देखिए, लॉक के अनुसार शासक समझौते का पक्षधर नहीं था, वो समझौते का पक्षधर था। समझौता केवल एक हुआ या शासक निरंकुश बना। तो जब आप लॉक को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, लॉक के अनुसार जो शासक होता है वो समझौते का एक अंग होता है, वो समझौते का पक्षधर था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? आपको बताना है। सही उत्तर, एक जैसी राजनीतिक क्रिया को दूसरे तरह की राजनीतिक क्रियाओं से तुलना को समझने के लिए व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा सामान्यीकरण के लिए जो प्रयास किया जाता है उसी प्रयास को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति से हमें क्या मिलता है? ऑप्शन है, विभिन्न स्तरों पर घटने वाली राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान, किसी देश में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान, दो देशों के बीच युद्धों का ज्ञान और विश्व में माने जाने वाले धर्मों का ज्ञान।
तो सही उत्तर है विभिन्न स्तरों पर घटने वाली राजनीतिक घटनाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है उसका ज्ञान हमें तुलनात्मक राजनीति से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है अभिजन वर्ग या एलीट क्लास को राजनीति की समग्रता को समझने में मदद मिलती है कैसे? सांस्कृतिक खोज से, व्यावसायिक व्यवहार से, ऐतिहासिक खोज से या तुलनात्मक राजनीति से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप जान लीजिए। सही उत्तर तुलनात्मक राजनीति से। समाज में अभिजन वर्ग नए राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन इस ढंग से करता है कि ये आम जनता की समझ में आ जाएं और ये वर्ग नए नए राजनीतिक विचारों की व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं राजनीतिक व्यवहार की उलझनों को समझा जा सकता है किसके माध्यम से? ऑप्शन है इतिहास के माध्यम से, धर्मशास्त्र के माध्यम से, तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से या उपर्युक्त तीनों के माध्यम से। तो सही उत्तर है राजनीतिक व्यवहार की उलझनों को मुख्य रूप से तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से समझा जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राजनीतिक व्यवहार से संबद्ध ज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाया है किसने? ऑप्शन है परंपरागत राजनीति शास्त्र, तुलनात्मक राजनीति शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या आधुनिक राजनीति। तो सही उत्तर तुलनात्मक राजनीति ने। आप जान लीजिए कि व्यवहारवादी क्रांति ने तुलनात्मक राजनीति को महत्वपूर्ण बना दिया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है और राजनीतिक व्यवहार से संबद्ध ज्ञान को तुलनात्मक राजनीति ने विज्ञान का दर्जा दिलाया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति को महत्वपूर्ण बना दिया है व्यवहारवादी क्रांति ने, संपूर्ण क्रांति ने, फ्रांस की राज्य क्रांति ने या रूसी क्रांति ने। तो सही उत्तर है तुलनात्मक राजनीति को व्यवहारवादी क्रांति ने महत्वपूर्ण बना दिया है। और आप जान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का विकास हुआ था। इसकी राजनीति शास्त्र को या राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तुलनात्मक राजनीति ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान का स्वरूप पैदा किया या विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया और व्यवहारवादी क्रांति ने तुलनात्मक राजनीति को महत्वपूर्ण बनाया है। अगला प्रश्न है किसके अभाव में आनुभविक सिद्धांत की कल्पना नहीं की जा सकती? दार्शनिक अध्ययन के अभाव में, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति के अभाव में, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के अभाव में या परिमाणात्मक अध्ययन पद्धति के अभाव में। तो सही उत्तर आप जान लीजिए तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के अभाव में आनुभविक सिद्धांत की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का अतीत लंबा और गौरवपूर्ण है। राजनीतिक संस्थाओं का सामान्य विश्लेषण, अनेक प्रकारों का वर्गीकरण, उनके विभिन्न रूपों के विकास का अध्ययन तथा अनेकों प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थाओं के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना कि विचारों का लिखित इतिहास। ये किसका कथन है? तो ऑप्शन है आपके हैरी एक्सटीन, लास्की, फाइनर या मैकियावेली का। तो सही उत्तर हैरी एक्सटीन का ये कथन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ और इसे एक नए अनुशासन के रूप में विकसित किया जाने लगा कब? शीत युद्ध के बाद, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के बाद? तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ और इसे एक नए अध्ययन या न्यू डिसिप्लिन के रूप में माना जाने लगा। अगला प्रश्न बहुत ही फैक्चुअल है। आप देखिए अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था? तो अरस्तु ने एथेंस के संविधान के निर्माण से पूर्व दुनिया भर के 158 संविधानों का अध्ययन किया था और इसी आधार पर अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जो है प्रवर्तक भी माना जा सकता है। दोस्तों यूनान के विद्वान अरस्तु ने 2500 वर्ष पहले राजनीति को विज्ञान का दर्जा देना चाहा। उसे राजनीति का जनक माना गया। उसने इस प्रकार की समस्याओं का चिंतन और ऐसी विधियों का प्रयोग किया जो आज भी राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र में बहुत कुछ मान्य है।
158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर उसने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया और उसने प्रत्येक राज्य की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर राज्य के सिद्धांतों की बुनियाद रखी थी। अगला प्रश्न है, केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं की ओर देखिए। किसी भी एक मामले से आगे बढ़कर अनेक मामलों की तुलना की ओर देखिए। सरकार के औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन के आगे बढ़कर राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक कार्यों की ओर देखिए तथा केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का अध्ययन कर एशिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों की ओर देखिए। यही वर्तमान तुलनात्मक राजनीति है। ये कथन किसका है? सिडनी बर्बा, ब्लॉन्डेल, एडवर्ड फ्रीमैन या एम कर्टिस? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सिडनी बर्बा का कथन है तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित या समझाने के लिए। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के विकास का दूसरा स्पष्ट चिन्ह कब दिखाई पड़ा? आपको बताना है। पूंजीवाद के युग में, मैकियावेली और पुनर्जागरण के युग में, सामंतवादी युग में या किसी भी युग में नहीं? दोस्तों, पुनर्जागरण के युग में राज्य को कोई ईश्वरीय कृति के रूप में नहीं बल्कि एक कलाकृति के रूप में माना जाने लगा। इस युग में राजनीतिक अनुभव की परीक्षा के जरिए राजनीति के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा और राज्य कला तथा प्रशासन कला के बारे में गंभीर विचार सामने आए। मैकियावेली ने शासन कला पर अपना क्रांतिकारी विचार दिया और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के विकास का ये दूसरा युग था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कथन है आपका कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक शासन से व्यापक है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र तुलनात्मक शासन से व्यापक है, बिल्कुल सही है। और कारण है, तुलनात्मक शासन के अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत इन बातों के साथ दूसरे अन्य सभी विषयों का अध्ययन होता है जिन्हें हम गैर राज्यीय अध्ययन की संज्ञा दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, ए और आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। यहाँ पर ये विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विवादपूर्ण है, ये कथन है, सही है। कारण है, इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में मेल नहीं खाता है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विवादपूर्ण है और इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में मेल नहीं खाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों कि कौन सा दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक और अन्य व्यवहारों के बीच वास्तविक संबंधों की खोज करता है? आपको बताना है। परंपरागत, आधुनिक, व्यवहारिक या दार्शनिक? तो सही उत्तर आधुनिक। दोस्तों, आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का जो है आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक और अन्य व्यवहारों के बीच वास्तविक संबंधों की खोज करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस तुलनात्मक पद्धति के मातहत तुलना केवल पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था या संविधानों तक सीमित रह गई है? परंपरागत पद्धति, आधुनिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या किसी पद्धति में नहीं? सही उत्तर परंपरागत पद्धति में। दोस्तों, परंपरागत पद्धति केवल विवरणात्मक थी, विश्लेषणात्मक और समाधानात्मक नहीं। इसका क्षेत्र जो है संकुचित या संकीर्ण था। इसमें केवल पश्चिमी देशों की सरकारों का ही वर्णन किया जाता था और वह भी केवल प्रजातांत्रिक व्यापकताओं का गुणगान, गैर राजनीतिक बातों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, यह नया दृष्टिकोण जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं परंपरागत पद्धति की सीमाओं को तोड़ चुकी है। ये दृष्टिकोण अधिक परीक्षण करने वाला, अधिक छानबीन करने वाला और अधिक व्यवस्थित है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है फाइनर, लास्की, मैक्रेडिस तथा ब्राउन या ईस्टन? तो सही उत्तर ये कथन मैक्रेडिस और ब्राउन का है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 4 कथन आपके दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके सही हैं। देखिए, पहले राजनीतिक विश्लेषण का तरीका सीधा, सपाट, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक था। केवल संस्थाओं के गठन और कार्यों को ही विश्लेषण का विषय माना जाता था। बिल्कुल सही है।
विभिन्न सिद्धांतों, मॉडलों और विश्लेषण के दृष्टिकोणों का विकास नहीं हो पाया है। बिल्कुल सही है। परिवर्तित होते रहने वाले तत्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, लेकिन उनके पारस्परिक संबंधों के विषय में छानबीन नहीं की जाती। वर्तमान तुलनात्मक पद्धति में नीति निर्धारण, मध्यम श्रेणी सिद्धांत और सीमित सिद्धांत की समस्याओं की पद्धतियों का समावेश किया जाता है। तो 1, 2 सही हैं, 3, 4 आपके गलत हो जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, तुलना की न्यूनतम अनिवार्यता एक वैचारिक संरचना है। जब तक कि तुलना का वैचारिक ढांचा नहीं हो तब तक अध्ययन सही ढंग से नहीं किया जा सकता। ये किसकी राय है? ऑप्शन है हैक्सर, सर्टोरी, लासवेल या हीगल। तो सही उत्तर ये हैक्सर का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को अनिवार्य बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने, संप्रदायवाद और जातिवाद ने, शीत युद्ध ने या विकासशील देशों के उदय ने? तो सही उत्तर विकासशील देशों के उदय ने दोस्तों तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को अनिवार्य बना दिया, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय देश जो है वो एक समान संरचना और मॉडल पर आधारित थे। विकासशील देशों की समस्याएं अलग अलग थीं, और जब तुलनात्मक राजनीति जो है सबसे महत्वपूर्ण उस समय हुआ जब पश्चिमी देशों में अपनी जो है पश्चिमी देशों की तुलना के साथ साथ विकासशील देशों की समस्याओं का भी अध्ययन किया जाने लगा। तो इससे तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वो व्यापक और महत्वपूर्ण हुआ। अगला है, तुलनात्मक राजनीति को न केवल वैज्ञानिक बनाया बल्कि राजनीतिक व्यवहार के विषय में सिद्धांतों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। किस दृष्टिकोण ने? प्राचीन दृष्टिकोण ने, राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण ने, मानवीय दृष्टिकोण ने या आर्थिक दृष्टिकोण ने? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण ने। दोस्तों, दुनिया में तीसरी दुनिया के देशों के विकास और साम्यवादी शक्तियों के उदय ने राजनीतिक विचित्रता की गंभीर स्थिति ला दी। इसी राजनीतिक वातावरण में राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का जन्म हुआ। राजनीतिक व्यवस्था ही संरचना को समझने में उपयोगी माने जाने लगी और इसने सिद्धांतों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक घटनाओं और उनसे संबंधित तथ्यों के चुनाव का आधार प्रस्तुत करती है क्या? राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या सांस्कृतिक व्यवस्था? तो सही उत्तर पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक घटनाओं और उनसे संबंधित तथ्यों के चुनाव का आधार प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक व्यवहार के विषय में आनुभविक सिद्धांत का निर्माण तभी संभव है जब समाज में निर्णय लेने, उन्हें लागू करने में शामिल प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों को ध्यान में ही नहीं लाया जाए बल्कि अध्ययन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में इसे शामिल किया जाए। ये विचार किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लासवेल, आमंड, ईस्टन या पावेल? तो सही उत्तर ये विचार ईस्टन का है। दोस्तों, याद रखिएगा कि ईस्टन का कहना है कि राजनीतिक व्यवहार के विषय में आनुभविक सिद्धांत का निर्माण तभी संभव है जब समाज में निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में शामिल प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों को ध्यान में नहीं लाया जाए बल्कि अध्ययन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में इसे शामिल किया जाए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। डेविड ईस्टन द्वारा लिखित द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1953 यानी 1953 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। डेविड ईस्टन द्वारा लिखित द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक का प्रकाशन, तो आप जान लीजिए कि द पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये कृति 1953 में प्रकाशित हुई थी। डेविड ईस्टन कनाडाई मूल के अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे और इनका जन्म कनाडा के टोरंटो शहर में 1917 में हुआ था। 1943 में वो अमेरिका में आकर बस गए और शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगे। द पॉलिटिकल सिस्टम उनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारी नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए इच्छुक होते हैं प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, कुछ राजनीतिक व्यवस्था में, विदेशी राजनीतिक व्यवस्था में या किसी व्यवस्था में नहीं? तो सही उत्तर है
प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में सरकारी नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए जो है इच्छुक होते हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है। तो आप जान लीजिए राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य कार्य मांगों पर विचार विमर्श करके उनका रूपांतरण करना होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कुछ मांगे राजनीतिक सत्ताधारियों को परेशान करने के लिए रखी जाती हैं। ऐसी मांगे रखने वाले खुद भी नहीं चाहते कि उनकी ये मांगे सही नहीं हैं, फिर भी दलीय या राजनीतिक कारणों से ये मांगे निवेशों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में घुस जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था ऐसी मांगों पर विचार नहीं कर सकती, वो अपने साधनों, उद्देश्यों, मांग के समर्थकों की संख्या तथा मांग के औचित्य आदि को ध्यान में रखकर उनका रूपांतरण करती है। अगला प्रश्न है राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य मुख्य रूप से अदा करते हैं आर्थिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका या सामाजिक भूमिका। तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम के सदस्य मुख्य रूप से राजनीतिक भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।